नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कल उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव बहुत दिलचस्प और बहुत प्रतिष्ठापूर्ण है। देश में तमाम जगह कल उपचुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश के पक्ष और विपक्ष के नेताओं की निगाह घोसी पर जरूर लगी है। वजह यह है कि कभी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने पाला बदल के जब भाजपा का दामन थामा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दारा घोसी से सपा के विधायक थे। अब वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दारा पहले भी भाजपा की योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में ही उन्होंने भाजपा छोड़ी थी और सपा में गए थे। ये कथा काया शायद उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को और ज्यादातर लोगों को मालूम है। लेकिन दारा सिंह चौहान वहां से जो मऊ है वहां से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके। ऐसा क्या इस बार हो गया कि पूरी भाजपा पूरी सरकार को घोसी उपचुनाव में ताकत लगानी पड़ी, और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता कर रहे हैं। शिवपाल यादव को घोसी जाने से रोक दिया गया था। उसकी तमाम वजह बताई गई थी। ये चुनाव एक तरीके से कह सकते हैं, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो वो चुनाव होता है उसी का होता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन यहां माहौल कुछ बदला बदला सा लोगों को नजर आ रहा है। भले ही एक बार फिर यह साबित हो कि जिसकी सत्ता उसी का उपचुनाव, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसमें पहले भी चाहे लोकसभा के उपचुनाव रहे हो चाहे विधानसभा के, इसमें अलग तरीके के उलटफेर पहले भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब मसला ये है कि बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये इंडिया वाले गठबंधन का लिटमस टेस्ट है। एक सरल भाषा में इसे कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से देख रहा हूं और मेरा अपना मानना है कि भाजपा तो हमेशा बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ती है, लेकिन टेस्ट उसके गठबंधन के सहयोगियों का है, एनडीए के गठबंधन के सहयोगियों का है और इंडिया के गठबंधन के सहयोगियों का है। टेस्ट दोनों तरफ से है। राजभर एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। दिलचस्प बात यह है कि बहन कुमारी मायावती ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और समाजवादी का प्रत्याशी क्षत्रिय वर्ग से आता है, इसलिए वहां क्षत्रिय वोटों के ध्रुवीकरण की भी संभावना बहुत सारी हुई है। आज चूंकि कल मतदान है, इसलिए बहुत सारी हम उस तरीके की बातें नहीं कर सकते जो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर घोसी उपचुनाव की जो पृष्ठभूमि है और उसके बाद की राजनीतिक स्थितियों परिस्थितियों पर आज हम मंथन में बात करेंगे। घोसी उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार वहां गए। आज भी वो प्रचार थमने से पहले तक वहां पर थे। इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वहां डेरा डाले थे, शिवपाल यादव डेरा डाले थे, पूरी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे वो लोग, राम गोपाल भी वहां गए, और ऐसा लगने लगा था कि ये मुकाबला सपा ने बहुत दिलचस्प बना दिया। 2 दिन पूर्व तक ऐसा लग रहा था कि सपा एज में है, लेकिन 2 दिन बाद अगर कहा जा रहा है तो मुकाबला बहुत कांटे का सीधे कहा जा रहा है, नजर आ रहा है। परिणाम कुछ भी हो, मुकाबला कांटे का है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग को भी शिकायत की है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मंत्री, उसके नेता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के वोटरों को धमका रहे हैं। वो चाहे गांवों में लोगों को जाएं, चाहे मुस्लिम मतदाताओं को धमका रहे हैं। यहाँ तक कि जो मदरसे हैं उनमें रहने वाले जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनको धमका रहे हैं, उनके साथ पुलिस मारपीट कर रही है। इस तरीके का ट्वीट भी समाजवादी पार्टी ने किया है। एक वीडियो जारी किया है वहीं का घोसी का, और एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, जो ट्वीट जिसे अब एक्स कहा जाता है और उसका नाम बदलकर एक्स हो गया पोस्ट। तो एक एक्स की जो पोस्ट की है
समाजवादी पार्टी ने, उसमें वो कह रहे हैं कि हार देखकर हताश भाजपा सरकार प्रशासन एवं पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। घोसी में विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मदरसा अमजदी में मौलानाओं और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को लाठी मारकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले को संज्ञान लें। आयोग और सरकार दोनों से समाजवादी पार्टी ने यह अनुरोध किया है। तो इस तरीके से मामला काफी टक्करी नजर आता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाता भी काफी निर्णायक हैं। पिछड़ा वर्ग अगर देखें तो उस पर भी बहुत तगड़ी पकड़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की है। क्षत्रिय मतदाता निर्णायक होंगे। अभी तक जो देखने में आया है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर क्षत्रिय मतदाता पूरे प्रदेश के और यूं कहें पूरे देश के न्यौछावर रहते हैं, इसलिए योगी के 2-3 दौरे वहां हुए और योगी कैबिनेट के जो क्षत्रिय मिनिस्टर हैं उनकी वहां ड्यूटी लगाई गई थी, चाहे वो दयाशंकर हो चाहे अन्य हो। एक और नेता जो नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स माने जाते थे, वो नेता हो चुके हैं अरविंद कुमार शर्मा। मंत्री हैं नगर विकास एवं ऊर्जा, ये उनका भी गृह क्षेत्र है और मंत्री जी भी लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं। ये चुनाव परिणाम राज्य भर को सीधे प्रभावित करेंगे। अरविंद कुमार शर्मा की राजनीतिक हैसियत बताएंगे। शिवपाल यादव के आने के बाद क्या स्थितियां पलटी, क्या परिस्थितियां बदली, उसका आकलन होगा और इंडिया और एनडीए का गठबंधन का आकलन तो होना ही है। केशव मौर्य लगातार, ब्रजेश पाठक लगातार, सारी मशीनरी पूरी बीजेपी दिन रात एक किए हुए थी। केशव मौर्य और शिवपाल यादव ने क्या कहा एक दूसरे के लिए, उसे सुनिए। अभी सुबह आरोप लगाया कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं 2024 के पहले। ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री जी को क्या कह रहे थे पता है? फिर गृह मंत्री क्या कह रहे थे, योगी जी को क्या कह रहे थे, कब क्या कह रहे हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। तब वो केवल बैरुपिया हैं, तो कब किसके लिए बोल रहे हैं? केवल वो मंत्री पद की शपथ जल्दी ले लें और नहीं तो फिर कभी एमएलए नहीं बन पाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता पहले चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को जहां जरूरत होती है वहां भेजा जाता है। और हमारे सारे लोग आए आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे वह भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, उनके भी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। हमारा गठबंधन मजबूत है। जिले तो दोनों नेताओं को सुना, अलग अलग तरीके से वो अपनी बातें कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, जिनका गृह क्षेत्र है, उनको भी जरा सुनना दिलचस्प है। क्या कार्यक्रम है? मऊ जिले के एक विधानसभा, घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और मैं भी एक पार्टी का स्टार प्रचारक हूं। तो सब तो अच्छा ही है, लेकिन हम सोचे कि हमारा तो रिश्ता बहुत है, हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो हमारे माथे पे पूर्वांचल लिखा हुआ है और हम उस धरती में एक उपचुनाव है तो अपनी भूमिका निभाने आ गए हैं। मऊ के जिले के घोसी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार बंद हो चुका है। इस जिले के और खास करके घोसी क्षेत्र के मतदाताओं से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी को अब यही बनाए। डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप डबल इंजन में सवार हो। अब साइकिल का जमाना चला गया है, साइकिल पंचर होकर के पड़ी है, इसलिए डबल इंजन में सवार हो और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो यशस्वी सरकार चल रही है उसके भागीदार बने, उस यश के भागीदार बने। मैं आशा रखता हूं कि मऊ जिले और घोसी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता माननीय दारा सिंह जी को जिताने के लिए जी जान से लग जाएंगे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है जैसा लोग बता रहे हैं। मैं तो घोसी गया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो गए हैं पत्रकार, वो भी कह रहे हैं बड़ा मुकाबला दिलचस्प है। बहुत सारे टीवी के पत्रकार, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत कड़ाके का कड़क मुकाबला है। अब
वहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर का सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, और वो जब जैसे जैसे सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहा है वीडियो, वैसे वैसे तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ये हालत ये है कि मऊ जो बेस है ओम प्रकाश राजभर का, उस मऊ में कहते हैं कि उनको कार्यकर्ता नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। ये वीडियो जरा सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। छोड़ तो नहीं है तो गांव में है ना, लोग गाड़ी लगी है ना। अरे तो गंगा में चले जाओ, गंगा में से 10 लोग मिल जाएंगे, पहुंचता है, आपको नहीं मिल जाएंगे? ठीक। सर सीएम साहब आ रहे हैं। हाँ। छोड़ तो नहीं है तो गांव में है ना, लोग गाड़ी लगी है ना। अरे तो गंगा में चले जाओ, गंगा में से 10 लोग मिल जाएंगे, पहुंचता है, आपको नहीं मिल जाएंगे? ठीक। सर सीएम साहब आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजभर की मुश्किल अलग है, पूरा जान लगाए हुए हैं। अभी ताज़ा एनडीए में आने के बाद उनके लिए भी पहला चुनाव है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारे लोगों के बारे में एक आम राय बननी है। और अब तक इस विधानसभा सीट पर क्या रहा, ये पूरा लेखा जोखा, चूँकि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सब सुधी पाठक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मंथन में जुड़ गए हैं। शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीतिक नब्ज को समझने वाले, टटोलने वाले वरिष्ठ पत्रकार संपादक नवेद सिंह को हमारे साथ जुड़े हैं। नवेद भाई आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहला जो मंथन का प्रश्न है वो नवेद भाई से शुरू करेंगे मंथन को। नवेद भाई, लगातार आप भी काफ़ी इधर कई दिनों से जो चर्चा में है घोसी का उपचुनाव, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे परसेप्शन, बहुत सारी धारणाएं सोशल मीडिया पर, मुख्यधारा के मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। अगर देखा जाए, आपने बहुत जांचा परखा है वहाँ का समीकरण, गणित, कल वहाँ पर वोटिंग है, किस तरीके का मुकाबला, किस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां वहां नजर आ रही हैं? और जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि राजभर की हैसियत ताकत ये चुनाव बताएगा, शिवपाल की हैसियत ताकत ये बताएगा, इंडिया गठबंधन में कितना दम है ये भी ये बताएगा, और मंत्री ए.के. शर्मा का राजनीतिक हैसियत व कद भी ये चुनाव बताएगा। बहुत सारे समीकरण है, सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है। नवेद भाई, सर ये चुनौती सिर्फ जिनका आपने नाम लिया उनसे बड़ी शक्तियां भी हैं, उनकी भी नाक का सवाल है, उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दारा सिंह चौहान जी हो चाहे राजभर जी हो, सीधे इनका राब्ता जो है वो अमित शाह जी से रिश्ता जुड़ा हुआ है। इन्होंने जब वापसी की तो वहीं से उनको सहमति मिली, वहीं से इनको हरी झंडी मिली। शर्मा जी के बारे में तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, वो जान लगाए गए। अमित शाह जी की मर्जी से ही राजभर जी की वापसी हुई है। दारा सिंह चौहान भी आए हैं तो अमित शाह जी के दर पे जाने के बाद आए हैं। जी, की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बड़ी बात यह है कि हम लोग, तमाम लोग, पूरा देश इस धारणा से जुड़ा हुआ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और आगामी लोकसभा चुनाव में कोई उनकी लड़ने की हैसियत में कोई दल नहीं है। इस धारणा को तोड़ने के लिए देश के तमाम दल इकट्ठा हुए और इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। उसके बाद भी एक धारणा फिर भी मजबूत रही, एक धारणा थोड़ी सी कमजोर हुई कि इंडिया गठबंधन बन गया है, सब एक हो गए हैं, दुश्मन भी एक हो गए हैं, तो शायद कम से कम मुकाबला किया जा सका है, एनडीए को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी कहा यह गया कि भाई ठीक है, टक्कर दी जा सकती है, भाजपा कई राज्यों से कमजोर हो चुकी है, लेकिन यूपी में तो भैया भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे सकता। यहाँ योगी जी है, योगी जी का बड़ा वर्चस्व, बात सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर शरीर है तो उसकी आत्मा उत्तर प्रदेश में है।
उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा किला उत्तर प्रदेश। और अगर योगी जी को प्राणवायु कहा जाए तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सर, लेकिन उत्तर प्रदेश जो इतनी बड़ी ताकत है और उसके बाद एनडीए का जो स्वरूप तैयार हुआ, तो उसमें यह भी कहा गया कि एनडीए का जो स्वरूप तैयार हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा वीकनेस जो है वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अपनी एक कहीं ना कहीं ईगो दिखाते रहे। कांग्रेस के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत देर में बनी, रालोद अलग हो गया, बसपा की बहन जी बार बार कहती रही कि भाई ये लोग ठीक नहीं है, कोई हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। और जबकि कमिटमेंट ये था, कोशिश ये थी कि एनडीए के मुकाबले में एक कैंडिडेट खड़ा होगा। तो बसपा तो अच्छी खासी पार्टी है, भले ही उसका यहाँ पर बंटाधार हो, लेकिन आज भी उसका वोट बैंक है, वो अलग है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर परिस्थितियां ये बनी है कि भाजपा से लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए ना एनडीए लड़ सकता है ना कोई ताकत लड़ सकती है। उसके बाद भी घोसी विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो टक्कर दी गई है, वाकई जमीन पे नजर आ रहा है कि भाजपा यानी एनडीए को, और वो एनडीए जो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है, वो एनडीए जिसकी ताकत इसलिए जरूरी है, मजबूत है, क्योंकि भाजपा एक ताकतवर पार्टी, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उत्तर प्रदेश, और एनडीए का कुनबा भी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती से बढ़ा। राजभर का वापस आना बड़ी बात थी, दारा सिंह का आ जाना और चुनाव लड़ना बड़ी बात थी। तमाम इस तरह के दल उनके पास है, जो पिछड़ी जातियों के अच्छे खासे ठीक ठाक नेता और दल उनके साथ है। उसके बाद भी जिसको कहा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया जो लोकसभा में जो नतीजे आने वाले हैं उसकी सैंपलिंग है। इस सैंपलिंग में अगर घोसी में भाजपा यानी एनडीए के कैंडिडेट को टक्कर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट टक्कर दे रहा है, तो ये बड़ी बात है और मुझे लगता है उन धारणाओं को तोड़ने वाला है। और सबसे अहम बात जो आपने कही कि शिवपाल यादव जिनका अपना एक जनाधार है और कहा ही जाता है वो व्यक्ति, वो नेता जब जमीन पे उतर आता है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। अखिलेश यादव जी जिनके बारे में कहा जाता है कि उपचुनाव में वो जाते नहीं और हार जाती है पार्टी, अखिलेश यादव ने भी पसीना बहाया, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, रालोद भी उनके साथ में है। ये तमाम समीकरण ऐसे थे कि कम से कम भाजपा को टक्कर देने की स्थिति पैदा हो गई। ये बात बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी या सपा जीत जाएगी, मैं ये कह रहा हूं स्थिति तो इससे पहले ये बनी हुई थी कि यूपी में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। आजमगढ़ रामपुर हरा दिया यूं करके भाजपा ने, जहां मुस्लिम आबादी 55% और 50% थी, वहां हार हो गई। वहां पर घोसी जहां पर छोटी जातियों के, पिछड़ी जातियों का एक गढ़ है, वहां पर अगर टक्कर दी जा रही है तो बड़ी स्थिति है। मैं समझता हूं कि भाजपा, और मैं ये पत्रकार होने के नाते मैं चाहता हूं अगर आपके पैनल में एनडीए के और इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि शामिल हो तो उनसे जरूर ये पूछिएगा कि क्या आप इसकी हार जीत को स्वीकार करेंगे कि आगामी लोकसभा में क्या ऐसी ही ताकत नजर आएगी इंडिया और एनडीए की, क्योंकि ये बात बड़ी है कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो ये संकेत लोकसभा चुनाव तक जरूर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, दारा सिंह चौहान के बारे में बहुत अच्छी धारणा इसलिए जमीन पे नजर नहीं आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा शुरू की है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी उसकी मंशा यह है कि देश की जनता परेशान होती है बार बार चुनाव से। वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आए राम गए राम, यहां छोड़ा वहां छोड़ा, साल भर के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, जहमतें हो रही हैं, लोग धूप में उमस में लगेंगे। ये भी तो एक पॉइंट आता है। बहुत सारे पॉइंट है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि बसपा खामोश है, दलित वोट कहां जाएगा? दलित वोट जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वास से आधा जुड़ा हुआ है, आधा बहन जी के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं बहन जी की वोट ट्रांसफर करवा देती है भाजपा में, वो खामोश है। अगर दलित वोट आ जाता है समाजवादी पार्टी के पास और कुछ अच्छा वोट मतलब अच्छा नतीजा सपा के पक्ष में आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की वो धारणा टूटेगी, जो धारणा मैं भी बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी का है, जिन्होंने तमाम बड़े काम किए हैं, बुलडोजर मॉडल उनका दुनिया में धूम मचाए हुए है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो गया है, दंगे नहीं होते हैं। उसके बाद भी अगर टक्कर दी जा रही है तो मैं समझता हूं एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए। ठीक बात है। मैं बहुत सारे एंगल नवेद भाई आपने बता दिए, बहुत सारी चीजें जो मतलब इसके बहुत सारे कोण हो सकते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से आपने जो विश्लेषण किया वो काबिल गौर है। मैं शक्ति
प्रकाश श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं। एक नवीन सिकों ने बहुत निर्छीर की तरीके से विश्लेषण किया कि ये न केवल ए.के. शर्मा की बात है, न केवल यहाँ के लोगों की बात है, ये जो पूरी भाजपा की रणनीति को तय करते हैं गृह मंत्री जी, उनसे जुड़ा ये चुनाव है सीधे। और इन सबसे इतर जो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का जो एनालिसिस होता है, वो कह रही है कि देखने वाला होगा कि बहन जी की जो राजनीतिक भागीदारी है, या वो इसमें एक तरीके से उनका कैंडिडेट नहीं तो ये वोट कहां जाता है, सपा को मिलता कि भाजपा को मिलता है। भाजपा को मिलेगी तो धारणा मजबूत होगी कि भाई भाजपा के पक्ष में जा रहा है। और पिछड़ी जातियों की ये प्रयोगशाला है, ये विधानसभा एक तरीके से पिछड़ी जातियों का बहुल है, और एक प्रयोगशाला के तौर पर एक तरीके से एक बहुत बड़ा प्रयोग घोसी का उपचुनाव, भले ही इत्तेफाक है राजनीतिक दांव पेच के बीच ये उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि अगर दारा सिंह चौहान सपा में रहते तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा नहीं करना पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी वही पुराना जो फार्मूला उनका 19 वाला है, 14 वाला है कि भाई छोटे दलों के नेताओं को और इनको, या जो बड़े प्रभावशाली जातीय नेता हैं उनको लेकर अपने पाले में आए। लेकिन दो बातें हैं कि पिछड़ी जातियां और दलित, अगर ये खुदा ना खास्ता सपा की तरफ ज्यादा दिखा तो फिर संकेत और संदेश क्या जाएंगे शक्ति भाई? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पिछड़ी जातियां और मुस्लिम्स, दलित, इन लोग कहीं ना कहीं से, जैसे मुस्लिम्स का तो है कि अभी भी एक बड़ी संख्या तो रहेगी ही रहेगी। हालांकि बीजेपी ने भी साल भर से बड़े कवायद किए हैं पसमानदा मुस्लिम्स को आगे करके, उनके लिए रैलियां करके, उनके लिए बहुत सारी आयोजन करके। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई जो आप कह रहे हैं ना कि दलित और पिछड़ी, अगर यहाँ पे इक्वेशन इनके साथ आता है सपा के साथ, तो वाकई परिणाम बदल जाए। लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा, नवीन भाई ने तो कहा कि ये बिल्कुल सामने जो लोग दिख रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा यहाँ उतनी नहीं लगी है जितनी पीछे से इन लोगों को आगे करने वाले लोग, जो बड़े नेता हैं, जिनका नाम भी कुछ लोगों का नाम लिया नवीन भाई ने, उन लोगों की प्रतिष्ठा यहाँ जुड़ी हो। और इससे इतर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो अभी यहाँ पर एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, और अभी अस्तित्व में आया एक नया विपक्षी दलों का गठबंधन जिसमें 26-28 दल है, इंडिया, इन दोनों लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और ये माना जा सकता है, जो लोग कह रहे हैं ना कि जैसे कि घोसी का उपचुनाव ये लोकसभा चुनाव के पहले का, मुझे लगता है कि शायद मुझे अंतिम कोई उपचुनाव होगा, इसके बाद शायद हम लोग लोकसभा चुनाव ही देखेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये एक तरह से लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जो कहा जा रहा है, तो सही कहा जाए, क्योंकि यहाँ अगर जीत एनडीए की तरफ से बीजेपी की होती है तो मैसेज ये जाएगा कि साहब देखिए वो आए लोग इतने बड़े कुंबा और इतना बड़ा 2 महीने पहले इतना ढोल बजा के इतना बड़ा गठबंधन बनाए, बड़ी बड़ी बातें किए, और देखिए जनता ने खारिज कर। वही अगर बाई दिवे सपा की जीत हो जाती है तो ये कहेंगे कि साहब देखिए हमने गठबंधन बनाया, उसका पहला ही परिणाम दिख गया कि लोग आजीज है पूरे देश का, और यही कमोपेश परिणाम लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। तो इस तरह के बहुत मतलब एक तरह से मनोवैज्ञानिक फायदा बहुत मिलेगा जो भी जीतेगा। शक्ति भाई, हम थोड़ा सा इससे इतर सोच रहे हैं। हम कह रहे कि बाय द वे मान लो, मैं मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाए, लेकिन वोटों का जो बंटवारा होगा वो भी बहुत बड़ा संकेत और संदेश देगा लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, उसमें कौन कितने % कितना किसको वोट मिलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए। हरीश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज को वक्त देने के लिए। हरीश जी, क्या इस, जैसा कि अभी शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर लोकसभा से पहले का ये आखिरी उपचुनाव हो सकता है, और क्या इसके जो संकेत हैं, संदेश हैं, उत्तर प्रदेश के आलोक में हम पूछ रहे हैं, क्या इस तरीके की चीजें क्या लोकसभा का चुनाव इफेक्ट करेंगी क्या? हरीश जी, नहीं, देखिए आपको इतने लंबा अनुभव है लोकतांत्रिक इस पद्धति का और चुनाव का माहौल का। कुल मिला के ये है कि ये चुनाव जिसके भी पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में एक प्लस माहौल बनेगा, लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये कोई चुनाव, इसका परिणाम लोकसभा के चुनाव पे कोई बहुत बड़ा उसका असर पड़ने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये अवश्य है कि वातावरण बनता है,
और वो वातावरण जिसके पक्ष में चुनाव होता है वो हमारे पक्ष में होगा, तो हम निश्चित रूप से हमारी पार्टी और उसके पक्ष में व्यापक जनता जनार्दन में एक संदेश जाता है। वहीं दूसरे पक्ष में जाता है तो भी उसी तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक में कोई लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हरीश जी, वहाँ जाहिर सी बात है कि बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, आप लोग भी अपने तरीके से पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे पक्ष भी लग रहे हैं। क्या ऐसा लगा पहली बार उपचुनावों में जो विपक्षी दल है वो सीरियस दिख रहे हैं? आप अभी तक तो आप लोगों ने एक तरफा चारों तरफ जीत हासिल की है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ सीरियस चुनाव विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, विपक्ष के लिए भी चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का और जीवन मरण का प्रश्न होता है, वो दोनों वाइस वर्सा दोनों। समाजवादी पार्टी विपक्ष में हुए और उसके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का विषय है। हमारी सरकार है, हमारे कैंडिडेट के रूप में, पार्टी कैंडिडेट के रूप में दारा सिंह चौहान जी चुनाव वहां लड़ रहे हैं और पिछली 22 की विधानसभा में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चूंकि जीते थे और त्यागपत्र दे के पुनः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उनको प्रत्याशी बनाया पार्टी ने, तो हमारे लिए भी ये चुनौती है और हमारी पार्टी भी किसी भी चुनौती को पूरी गंभीरता से लेती है और हमारी सरकार का जैसा काम है, पार्टी का जैसा काम है, सबके साथ सबके विकास के लिए जो हमारा काम है, वो सब एक बड़े आधार हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत वहां दर्ज करेगी। नवेद सिको भाई के पास जाएंगे। नवेद भाई, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता से, और सौभाग्य से हरीश जी हमारे साथ में है, बहुत ही गंभीर नेता है। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर सटीक और सहज भाव से आपको मिल जाएगा। कृपया प्रश्न पूछिए। आपने सवाल जो किया और उसका जवाब हरीश जी ने दिया, मैं इसके पीछे बड़ी गहराई देख रहा हूं। मैं चाहता था कि ऐसा प्रश्न किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है कि भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेता बड़े संयम होता है, इनके अंदर कोई अति उत्साह नहीं होता है और चीजों को भाप लेते हैं बहुत ही गहराई से। मुझे याद है विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा हल्ला मच गया था कि भाजपा को हरा रही है समाजवादी गठबंधन, और भाजपा ही बड़ा शांत उसको लेके बड़ा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको जमीन की बिल्कुल जमीनी तहकीकात जो है उनको बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, संघर्ष वाले लोग हैं। तो मैं यही चाह रहा था कि ये जो चुनाव को सैंपलिंग माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, ये प्रश्न आपने कर लिया, और इस प्रश्न के जवाब में हरीश जी जैसे इतने वरिष्ठ आदमी जो भाजपा की इतनी बड़ी मतलब जमीनी संघर्ष करने वाले और वहां की राजनीति की ए से जेड तक सारी चीजों को समझने वाले, उन्होंने जो जवाब दिया है ना, ये जवाब इनको पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं है बड़ी जीत का, क्योंकि इन्होंने जवाब में साफ तौर से कह दिया कि ये सैंपलिंग नहीं होगी, इसको लोकसभा में की हार जीत से नहीं माना जाए। इसके पीछे ये संकेत है, क्योंकि भाजपा, हम समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि सपा के मैं देखा बड़े बड़े नेता जो है अति उत्साह में आ जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी और बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के तय कर रहे थे किसको कैबिनेट देंगे, किसको क्या करेंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और थी। तो समाजवादी पार्टी की अति उत्साह की वजह से और भाजपा बड़ा उसको एंजॉय कर रही थी, और वो इस संकेत देने जा रहे थे भैया वो लोग आ रहे हैं, अब समझ जाओ, घरों से निकलो, वोट दो। तो ये उसको खेल गए थे ये लोग। तो आज के इस चुनाव को लेकर हरीश जी की जो प्रतिक्रिया आई, बहुत सदैव नेता है, बहुत जमीनी जानकारी है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, क्योंकि जैसा उत्तर प्रदेश में जहां पर रामपुर हरा दिया गया, जहां पर बड़े बड़े सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ उखाड़ दिए गए, वहां इस सीट पर जहां पर पिछड़ों का बाहुल्य है, वहां पर, और पिछड़े आज की तारीख में सबसे बड़ी विश्वास से भाजपा की जुड़े हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पूंजी है। नवेद भाई, राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हरीश जी के पास आ रहा हूं। हरीश जी, नवेद सिको ने एक सवाल किया था जिसका जवाब आपने मैंने पूछा था आपसे सवाल,
और जवाब भी दिया। हरीश जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप बोलिए बोलिए कृपया। लेकिन ये एकमेव कारण नहीं होगा कि जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करे, पहले ये बात। हरीश जी दर्शक सुन नहीं पाए, कृपया अपना जवाब रिपीट करें। मैंने कहा नावेद साहब से कि मैंने ये कहा कि जो घोसी उपचुनाव के परिणाम होंगे वो माहौल तो जिसके पक्ष में होंगे हमारी जीत होगी, तो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में एक माहौल और मजबूती से स्टेब्लिश होगा। लेकिन ये कोई एकमेव कारण नहीं होगा लोकसभा 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाला। हरीश जी सीपी श्रीवास्तव और नवेश सिकोह दोनों ये कह रहे हैं कि ठीक है आप जीत भी जाते हो, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं अग्रिम। वो कह रहे हैं कि आप जीत भी जाते हो, लेकिन जो दलित और पिछड़ों का वोट है उसकी धारा क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है, ये बहुत कुछ संकेत देगी। चूंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं तो क्या ये संकेत कुछ मिलेंगे क्या इस चुनाव से? आपके ठीक है आप बहुत बड़ी जीत लेते हो, लेकिन क्या कुछ सैंपलिंग मिलेगी वोटों की कि ये वोट कहां जा रहे हैं जिनके दम पर लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होने जा रहा है? निश्चित रूप से अगर आप ये चुनाव को आप लोग हम लोगों से भी ज्यादा गहराई से और बहुत सूक्ष्मता के साथ उसका अध्ययन भी करते हैं और जमीनी परख भी जगह जगह आप लोग जाते हैं तो चीजों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी आपके पास होती है। मैं ये कह सकता हूं कि 2014 से लेकर के जो यूपी इज कंसर्न जी, मैंने यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूरी रखते थे, लेकिन मैंने यादव समाज का भी 2014 के भी चुनाव में देखा, 2019 के भी चुनाव में देखा और दलित समाज का, पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कहता हूं कि जैसे 19 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, उसके बावजूद यादव समाज का वोट और दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। ठीक इसी तरह जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी सभी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसके पीछे कारण कुल एक है कि महज स्लोगन से नहीं, धरती पे उतर के काम करना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों ने उस काम को बखूबी करने का काम किया है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया है, लोगों की जो सरोकार हैं उनको पूरी तरीके से उसके प्रति जवाबदेही के साथ काम किया है। इसलिए ये बात पूरी मजबूती के साथ में कैसे। ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जुड़े हैं। चंचल जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। हरीश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। वो कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है वो जीते हैं या आप जीते हैं, इसका जो वोटों का बंटवारा ये कोई दिशा तो जरूर देगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, निश्चित तौर पर लोकसभा को लेकर, और देश की राजनीति भी कमोवेश 19-20 इसी धारा में चलेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो लोग धरती पे हैं और आप लोग के पैर धरती पे पड़ते नहीं हैं। समस्या ये है आप लोगों के साथ में। चंचल यादव, कठोर प्रश्न है थोड़ा सा। बोलिए चंचल, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए कृपया बोलिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा लेट पहुंचा, माफी चाहता हूँ इसके लिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी मैं सुन रहा था श्रीवास्तव जी, अभी वहां पे सवाल ये है जो अभी इन्होंने हमारे साथी ने बताया कि प्रवक्ता साथी ने बीजेपी के कहा कि हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। अगर जमीन पर काम कर रहे हो तो 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, 150 सांसद गली गली पर्चियां बांट नहीं रहे होते, गली गली पूरे सिस्टम को झाता बता रहे हैं ये लोग, पूरे आचार। कितने सांसद चंचल यादव, जरा सांसदों की संख्या बताइए। इनके 150 सांसद लगे प्रचार में इनके। मतलब पूरा देश घोसी पे लगा हुआ क्या चंचल यादव? यहीं पे लगे हुए लोग घूम रहे हैं। आश्चर्यजनक नवीन भाई, ये तो आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन करें। 150 सांसद घोसी पे लगा है तो ये अपना अपना चुनाव कब लड़ेंगे? राजस्थान के, दिल्ली के सांसद, मध्य प्रदेश के सांसद, मैं नाम बताऊं आपको? नहीं, मैं 150 का नाम नहीं सहन कर पाऊंगा, कृपा करके आप संकेत बताइए। मैं बता रहा हूं, गिन सकती है। और ये जान लीजिए पूरे के पूरे विधायक तो लगे ही लगे,
इसके अलावा हालत इनकी ये हो गई है कि इनको राजभर जी घूम रहे हैं, राजभर जी को कहना पड़ रहा है कि कम से कम 61 आदमी तो मिल जाए मुझे। आपने वीडियो देखा, चलाया भी था आप लोगों ने, आपने देखा होगा जिस तरीके से निषाद साहब को उन्होंने, निषाद साहब की बस में राजभर जी मजबूत नेता है। चंचल यादव किस फेर में हो भाई, वहां के बड़े मजबूत नेता मार रहा हूं, कहीं आप लोग कॉन्फिडेंस में ना रहो कहीं। आपने देखा अभी किस तरीके से राजभर और निषाद साहब की जो है बातें वायरल हो रही हैं, किस तरीके से दूसरे पे लोग ताना मार रहे हैं कि मेरे बस में उन्होंने अपनी टोपी और गमछे पहना दिए। मैं उन बातों पे नहीं आता, मैं ही आता हूं कि आपने कहा कि चलो हमने विकास किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वादा किया था कि मैं किसानों की बिजली माफ कर दूंगा, उसका क्या हुआ? जो भी वादे 2014 में ये लोग करके आए थे या जो भी विधानसभा वादा किए थे लोगों ने, क्या उन वादों पे चर्चा भी होती है? आज महंगाई चरम पर है, इनसे पूछिए मऊ में कोई एक काम किए हो, एक कोई काम बता दे। मंत्री बना दिया उन्होंने और 2-2 विभाग दे दिए, और क्या चाहिए भाई? इससे बड़ा काम क्या करेंगे हरीश जी? इतना भारी भरकम हैवीवेट मंत्री AK शर्मा, अब क्या चाहिए मऊ को भाई? दुर्गेश जी मेरी बात सुनिए। अभी क्या है दुर्गेश सर, मैं बताता हूं, अभी क्या है कि लोग, जनता ये पूछ रही कि आखिर चुनाव हो क्यों रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे घोसी की जो है जनता को जो धोखा, ये जनता पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी पूछ रही है? जरा बताइए कि इसमें डिफरेंस जरूर बता दीजिए। जनता पूछ रही है सर, ये जनता पूछ रही है, आप अपने रिपोर्टर से पूछवाइए, ये जनता पूछ रही है आखिर चुनाव हो क्यों रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो दल बदलू है, बाहरी है, वहां की जनता, मैं बैठा हूं घोसी में बैठा हूं सर, मैं लगातार यहीं पे हूं, अभी 6-7-8 दिन हो गए लगातार मैं यहीं पे हूं। मैं आपको विश्वास करिए, कितने भी चैनल गए हैं सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 100 आदमी से अगर पूछ रहे हैं तो 100 में 90 आदमी समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह के साथ हैं। और सुधाकर सिंह एक ऐसे नेता वहां के हैं, आपको बता दूं, मैं खुद बताऊं, मैं कई चुनाव में गया हूं, लेकिन वाकई जो घोसी की जनता ने मन बनाया है, वो सारे जाति धर्म, सारे बंधन, सारे के सारे बंधन को तोड़ करके वहां पे वोट करने जा रही है। और ये जान लीजिए, ये इंडिया भाई चंचल यादव, चुनाव तो जातियों पर हो रहा है, वही बात आप कहते, वही बात बीजेपी कहती, और हमारे नवेद भाई के और श्रीवास्तव जी के समझ में बिल्कुल नहीं आता, शक्ति प्रकाश जी के, कि आप लोग बंधन मुक्त करे रहते हो और बंधन में जकड़े रहते हो जनता को, कैसे काम चलेगा? बोलिए। ये तो देखिए, हम लोगों ने तो केवल लोगों को जोड़ने का काम किया है, और समाजवादी पार्टी के जो विकास थे, आपने देखा होगा जिस तरीके से, देखिए जो आपने जो मुद्दे बताए चंचल यादव, जरा मुझे सुन लीजिए। आपने जो मुद्दे बताए, हरीश जी ने कहा कि उन्होंने धरती पर काम किया है, उनकी सरकार ने, उनके संगठन ने, और धरती पे काम करने के लिए 150 सांसद हैं, तो क्या दिक्कत है, रहने दीजिए उनको। दूसरी बात यह है, मेरा प्रश्न पूछ लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए कृपया, मैं बहुत धैर्य के साथ सुनिए, मैं आपको धैर्य के साथ सुनूंगा और मेरे दर्शक भी आपको बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि भाई ये महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे आप बता रहे हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में ये बड़े मुद्दे हो सकते हैं, घोसी में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर आपको कोई वोट दे दे, ये जरा बताओ हमको आप। देखिए मैंने बताया, देखिए सबसे पहले तो दल बदलू ही है, दारा सिंह चौहान जी, वहां की जनता इन्हें इस बात को सबक सिखाने जा रही है कि पिछले 1.5 सालों में दिखाई नहीं दी है, और ये धोखा देने का काम किया जनता को, इस बात को लेकर के। दूसरी बात है, अब मैं बताऊं दुर्गेश जी, 4 सीटें विधानसभा की हैं मऊ के अंदर, 1 सीट सुरक्षित है, 1 सीट जो है आपके अंसारी बंधु के पास, वहां परिवार के पास वहां पे है, 2 सीटें जो 2 सीटों पे बाहरी लोग हैं। वहां की जनता की बात मैं बता रहा हूं, वहां की जनता ने जो बताया है कि भाई हम लोग कहां जाएंगे, वहां का बेटा कहां जाएगा, जो चुनाव लड़ रहा है वो आप बाहरी के लोग हैं, जैसे आपको देखा होगा आपने, जिस तरीके से दारा सिंह चौहान है, चाहे आपके दूसरे जो मधुबन से विधायक हैं वो भी चौहान जी दूसरे हैं, तो ये दोनों लोग बाहरी हैं। जनता कह रही कि भाई कम से कम हमारा बेटा यहाँ का रहेगा, यहाँ का क्षेत्र का निवासी रहेगा, तो हमसे मिल सकेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि जनता को धोखा देने का जो काम किया है दारा सिंह चौहान जी ने, केवल और केवल गुमराह करने का काम किया है कि भाई हम इधर आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे। कोई ठोस कारण नहीं बता पाए दारा सिंह चौहान कि मैं जो है बीजेपी में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि जो बातों पे इन्होंने पहले बीजेपी का साथ छोड़ के सपा में आए थे, उन्होंने कहा था कि पिछड़ों के साथ अन्याय होता है, पिछड़ों को सुनवाई नहीं होती, पिछड़ों को कोई काम नहीं होता है। अब हरीश जी सुनवाई कर लिए हैं तो क्या दिक्कत आपको, चले गए फिर वो, हरीश जी ने उनकी सुनवाई कर ली, अब क्यों दर्द? और दल बदल के वो आपके पास भी आए, तब दल बदलू नहीं थे, बड़े अच्छे नेता थे तब वो, जब वो मंत्री थे। चल यादव, आप लोग यार राजनीति में गजब करते हो भाई, बताओ। नहीं, अब जब वो मंत्री थे कोई सुनवाई नहीं थी, अब उनकी सुनवाई क्या होगी आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये है, बनेंगे वो, फिर मंत्री बनेंगे, विधायक घोसी बनाए वो मंत्री बनेंगे। हरीश जी मुस्कुरा रहे हैं, शपथ 2-4 दिन में हो जाएगी। सुनिए,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी के बीच से टकराहट है। आप देखेंगे दिल्ली से लोग भैया हरीश जी को पता नहीं है, आपको पता है टकराहट है? अरे हरीश जी को सब पता है, लेकिन वो दर्द कैसे बताएंगे बेचारे, आप बताइए ना। मुझे सख्त इतराज है, हरीश जी बिल्कुल बेचारे नहीं है। अब सख्त इतराज मुझे आपके शब्द में, बेचारे बिल्कुल नहीं है। घोसी में साइकिल की बहार है, इस बात को नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, ऐसा चुनाव मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है। मैंने कम से कम 20 से 25 चुनाव देखा है, लेकिन ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैं हरीश जी से जवाब ले लेता हूं। चंचल यादव आप शांत रहिए जरा। चंचल यादव कृपया शांत हो जाइए। हरीश जी ये कह रहे हैं कि भीतरी बनाम बाहरी, क्या ये मुद्दा वहां बन गया? आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही क्या? आप लोग बाहर से ले जाके वहां प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और एक आदमी की जिद पर, अपने एक शीर्ष नेता के जिद पर वहीं से लड़ाएंगे उस आदमी को। लोकल आपके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? ये डबल स्टैंडर्ड। अखिलेश जी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो क्या आजमगढ़ के रहने वाले थे? आप मुझे बताइए। ये या अंसारी बंधुओं को गले लगाते हैं, वो क्या मऊ के रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं? क्यों उनको ये लोग गले लगा के वहां की जनता थोपते हैं? ये सब बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। और जो मेन डिस्कोर्स है उससे अलग हट करके जब कोई बात कहता है कि आप योगी जी, अरे भाई पार्टी हमारी है, हम नहीं जानते समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ज्यादा पता है कि मुख्यमंत्री में किसमें पटरी है, किसमें पटरी नहीं। अरे ये सब जो फर्जी चर्चाएं चलती है उस पर राजनीति नहीं होती। हमको लग रहा है चंचल यादव भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हो गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके बैठते हैं। एडमिशन ले लिया चंचल यादव आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। राजनीति मूलतः शुरू से, प्रारंभ से आप देखिए कि जो लोग जमीन से जुड़ के काम करते रहे, नहीं तो श्रीवास्तव जी आप बताओ, तो प्रत्याशी नहीं मिला पूरे मऊ में, आप किसी दल के रहे, वो उनको विजयश्री जनता देती थी। भारतीय जनता पार्टी लोगों के सरोकारों पर जमीन से जुड़ के काम कर रही है और गांव-गांव, घर-घर कार्यकर्ता, उसके जो संवाद संपर्क का काम है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई कर रहा। चंचल जी की बात अगर हम मान भी लें कदाचित, तो यह तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि जब हमारे पिछले ही चुनाव में जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री सब वोट मांगने के लिए गए उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता के पास, तो लोकतंत्र यही तो कहता है कि जनता जनार्दन और जो जिसको आप सत्ता सौंपते हो बराबर है ना। तो उसके दरवाजे जाकर के अगर वो उनको पर्ची दे रहा और सपोर्ट मांग रहा है, तो भले कोई बहुत बड़े पद पे हो, लेकिन उसको उतर के गांव में जाना तो पड़ा, कस्बे में जाना तो पड़ा। तो यह तो अच्छी बात है कि अगर जनप्रतिनिधि वो जनता के दरवाजे जा रहा है, तो जनता से संवाद कर रहा है, तो उसको फर्स्ट हैंड बहुत सारी चीजें अपने आप ही जानकारी मिल रही है और उसको भी ये एहसास हमेशा है। हरीश जी हम सहमत हैं आपकी बात से, हम सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन नवेद भाई ये क्या कह रहे थे कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई बहुत तगड़ी हमारी जीत होने जा रही है, क्योंकि आप बहुत ऑथेंटिक व्यक्ति हैं और आप जो कोई बात कहते हैं तो हम लोग मानते हैं कि उसमें बहुत सच्चाई के इर्द गिर्द आपकी बात होती है। तो वो बात उस तरीके से क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप लोग? बीजेपी के सारे नेता, अभी शर्मा जी को हम देख रहे थे, बुझा बुझा चेहरा था, वो कह रहे थे वोट दो, बुझे हुए थे। हमको लगता है सबसे ज्यादा तो बोझ शर्मा जी के चेहरे पर नजर आ रहा था। समाजवादी पार्टी जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में थी 22 विधानसभा चुनाव पहले ही, 1-2 फेज के चुनाव हुए थे, 3 फेज के, तब तक सरकार बना लिया था। हाँ, समाजवादी पार्टी ने। ये बात नवेद भाई कह रहे हैं कि वो ज्यादा ही उत्साहित रहते हैं, लेकिन आज आप जरूरत भर का भी उत्साहित नहीं दिख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाती और अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी चुनौती के प्रति हमेशा जागरूक बनी खड़ी रहती है। अगर हमको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो हम शिथिल हो जाएंगे। ठीक बात है। हम तो पूरी, आप देखिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सब वहां कितना समय दे रहे हैं, बूथ जाकर के बैठक कर रहे हैं, हर बूथ पे जाके बैठक कर रहे हैं।
तो ये मैं आ रहा हूँ, चल हरीश जी कंप्लीट कर रहे हैं, हरीश जी कंप्लीट कीजिए, हरीश जी कंप्लीट करिए। इस चुनाव के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस चुनौती को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, हम ले रहे हैं। और मैंने देखा ना कि आप परिणाम आने दीजिए, कमल ही कमल मिलेगा। चंचल यादव वो कह रहे हैं कि कमल ही कमल मिलेगा। आप लोग थोड़ा ज्यादा अति उत्साहित हो जाते हो, और घोसी में भी आपने लग रहा वैक्यूम बनाया है वो उसी तरीके वाला। बहुत बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं जा नहीं पाया उनके पास। बोलिए। हाँ, ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं बताऊं, मेरे जानने वाले लोगों, सैकड़ों लोगों को रेड कार्ड नोटिस इन्होंने जारी किया है। रेड कार्ड हमारा है, मेरे पास पड़ी ये कॉपी मैं आपको दिखा भी सकता हूं, समय उतना नहीं। मैं बताऊं, ये जिस तरीके से भाजपा डरी हुई है, तो डरे हुए हैं इनके कम से कम 24-25 मंत्री लगातार लगे हुए थे। मैंने जो बताया, सांसद, इनके विधायक, सारे के सारे लोग गली गली घूम रहे थे, फिर भी इनको डर है। कॉन्फिडेंस श्रीवास्तव जी के चेहरे पे नहीं नजर आ रहा, आपने देखा होगा, आपने कई भी बात की। और मैं बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी के भी चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था, और जनता जवाब देने जा रही है। एक मैसेज 2024 के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। अभी देखिए, एक बात और है, जनता एक भी सवाल पूछ रही है कि आप मुझे बताओ, जो आप कमेटी बनाए हो, उस कमेटी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक तरफ आप ये बात कर रहे हो, और वहीं एक तरफ एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रहे हो जिसने बिला वजह जनता को दोबारा चुनाव थोपा है मऊ में, बिला वजह। कुछ डबल स्टैंडर्ड किसका है? अभी हरीश साल्वे और ये श्रीवास्तव जी कह रहे थे। और बड़े मजे की बात एक खबर आपको और याद होगा आज की, हरीश साल्वे जी की शादी होती है। अरे रहने दो, श्रीवास्तव जी तक रहने दो भाई, साल्वे जी तक ना जाओ, आज श्रीवास्तव जी तक रहने दो, सबको पता है, उस पर चर्चा कल कर लेंगे। नहीं, जो कमेटी में तो हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी आते हैं। हाँ है, उसमें है, साल्वे जी हैं। तो देश, अब पूरे देश का लोड हम हरीश श्रीवास्तव जी पर नहीं दे सकते भाई, खाली उत्तर प्रदेश का रहने दो बस। आप बताओ, हजारों करोड़ रुपए लेकर के मौज मस्ती कर रहा है एक मोदी, एक मोदी मौज मस्ती कर रहा है, दुनिया देख रही है। ठीक है, चौकीदार हमारा था, मैं छोटा सा जवाब दूंगा हरीश जी से, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जाऊंगा। चंचल यादव शांत हो जाइए। अब हरीश जी ये कह रहे हैं कि भाई कुल मिलाकर जो इन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि आप लोग इस तरीके से जो चीजें हैं, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, और इलेक्शन सबसे ज्यादा आप ही कराते हो, दल बदल करा के। इस इधर 8, 9, 10 साल का रिकॉर्ड रहा है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा दल बदल आप ही लोगों ने कराया है। हरीश जी देखिए, तो अगर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर ये इनकी कोई कमजोरी नहीं है तो लोकतंत्र में तो जनता चाहती है, लोकतंत्र के बारे में पता होना चाहिए। बताओ 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉसिबल है? ये कह रहे हैं कि दो बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के हिमायती हैं, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा एमएलसी, सबसे ज्यादा विधायकों का दल बदल करा के उपचुनाव कराते हैं। दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं? ये प्रश्न जनता पूछ रही है, और जरा समाजवादी पार्टी वाले भी पूछ रहे हैं। हम तो इसी को दूर करना चाहते हैं। हम तो लोग नहीं, जवाब दीजिए। हम तो ये लोकहित में हमारा फैसला है, और ये लोग क्यों भाग रहे हैं ये बताया, स्पष्ट करें ना। ठीक बात है भाई, वो हरीश जी करें, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। मैं शक्ति प्रकाश जी के पास जाऊंगा। हरीश जी शक्ति प्रकाश जी, ये हरीश जी करें भाई, हम इसीलिए ही कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, जो पीछे हो गया वो जाने दो, अब आगे हम एक साथ कराएंगे। ब्रजेश भाई, एक चीज बताऊं जी, कवरेज के दौरान मुझे जो फीड मिली है जी, कुछ इलाके के कुछ गांव में मैं गया था, हाँ, वहां से फीड मिली, जिसका हालांकि अभी चंचल जी ने कोट किया, भाई नवेद जी ने भी अपने शुरुआती उसमें कोट किया था। चंचल जी की टिप्पणी को हम लोग सियासी टिप्पणी मान सकते हैं, लेकिन नवेद भाई ने जो कहा था उसका आधार था। और मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ कि कुछ गाँव में मुझे फीडबैक मिला कि गाँव के लोग, महिलाएं, अरे बाबू ये तो देखिए, सत्ता के लिए गए कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही थी तो वहां चले गए, वहां नहीं बनी तो फिर कुछ दिन बाद रुक के भाजपा में आ गए, फिर ये देखिए आने वाले टाइम में मंत्री बन जाएंगे। तो अब ये फीडबैक, मेरा ये मानना है कि अगर बाई द वे ये अंडर करेंट जो राजनीति में कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अंडर करेंट, अगर बाई द वे ये करंट ठीक से तैर गया, फिर ठीक से फैल गया पूरे क्षेत्र में, तो क्या इसका भी रिजल्ट कुछ असर आएगा? झटके किसको लगेंगे शक्ति भाई? ये जो अंडर करंट कह रहे हैं, झटके किसको मारेगा? तो मारेगा सीधे बीजेपी को मारेगा। तो अगर और बीजेपी में बहुत बड़े लोगों को झटके लगेंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों को झटके लगेंगे। गांव का मैं फीडबैक बता रहा हूं, लेकिन अगर भाई दिवे ये चीजें अगर वाकई अंडर करंट के तौर पर
काफी जमात नहीं, ग्राउंड पे आपने शक्ति जी, आप ग्राउंड पे रहे हैं, जैसे आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो क्यों नाराज हैं? बीजेपी से नाराज हैं, मोदी से नाराज हैं, शाह से नाराज हैं, योगी से नाराज हैं, या दारा से नाराज हैं? वन नेशन वन इलेक्शन वाला तो टिप्पणी वो नहीं कर पाई क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भैया ये बताइए कि कल को वो चले गए सपा में, सपा से विधायक हो गए, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उनको एहसास हुआ कि यहाँ तो सरकार में रहना है, हमको तो फायदे लेने हैं, फिर वापस बीजेपी में आ गए और बीजेपी जैसी पार्टी ने उनको टिकट फिर दे दिया। इससे थोड़ा सा जो नाराजगी है ग्राउंड लेवल पर मुझे एहसास हुआ, अगर ये बाई द वे ये नाराजगी बहुसंख्यक हो गई तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ता है। नवेद भाई, शक्ति भाई कह रहे हैं कि नाराजगी भी बहुसंख्यक हो सकती है। आप क्या इसको देख रहे हैं? क्योंकि हरीश जी कह रहे हैं कि भाई हमारा ग्राउंड मजबूत है, चंचल यादव कह रहे हैं हमने उखाड़ फेंका है। ठीक है, दोनों लोग, अब इन दोनों जो वरिष्ठ हैं, हरीश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पता होगा हकीकत क्या है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर किसी दल, चैनल, अखबार जिसकी नुमाइंदगी करेंगे, बात उसके इर्द गिर्द ही हमें करनी है। लेकिन वास्तव में जो शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव कह रहे हैं वहाँ ग्राउंड जीरो पे, कि वहाँ दारा को लेकर दिक्कतें हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई दारा सिंह चौहान दल बदलू हैं, सत्ता के लोलूप हैं, लालची हैं, अगर ये वाला फंडा चला तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अनम्यूट करिए नवेद भाई, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है फाइनल कमेंट आपका होगा, वक्त अब है नहीं। नवेद भाई अनम्यूट करिए, अनम्यूट। नवेद सिक्कू जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं रहे हैं। आपकी आवाज मुझे मिल नहीं रही। अब आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है? कृपया पूरा। शक्ति जी जो कह रहे हैं ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं और ये मानता हूं कि अगर इस वक्त भाजपा के कैंडिडेट को टक्कर दी जा रही है, यही बड़ी बात है और यही भाजपा के लिए निराशाजनक बात है, क्योंकि भाजपा के बारे में धारणा उत्तर प्रदेश में बहुत वृहद है। एक चीज मैं चार पॉइंट सोचे हुए था, एक एक लाइन के बहुत कम समय में कह दूंगा, लेकिन पांचवा पॉइंट हमारा बड़े भाई हरीश भाई साहब ने दे दिया, मैं उसकी चर्चा करूंगा एक लाइन में। 4-5 पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है, चुनाव में नयापन है। जरूर जरूर जरूर। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट क्षत्रिय है, ठाकुर है और भाजपा का पिछड़ा है। विपरीत अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम तो का संख्यकों के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और उनको विश्वास में जीतने, लेकिन उनका क्षत्रिय कैंडिडेट है। ये इंटरेस्टिंग और मजेदार बात है एक चीज, और ये अपने आप में नतीजे भी इसका कुछ ना कुछ एक असर दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि हर चुनाव में शिकायतें होती हैं, इस चुनाव में अधिकतर शिकायतें भाजपा ने की हैं, और शिकायतों का मतलब होता है, हम लोग समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहते रहे कि जो डरा हुआ होता है वो शिकायतें करता है। सपा ने भी शिकायतें की और बीजेपी ने भी शिकायतें की। तीसरी चीज ये कि अखिलेश यादव जब उपचुनाव कई हारे तो समाजवादी खेमे से कई मित्रों ने जो समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए थे वो कहते थे भैया अगर निकल आते तो हम जीत जाते, ये बहाना नहीं चलेगा। अखिलेश जी ने भी खूब मेहनत की है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ठीकरा फोड़ दिया जाता था। अखिलेश यादव जी, चंचल जी के नेताजी बाद में कहते थे हम तो चुनाव जीत रहे थे, बहन जी ने हमें हरा दिया, कैंडिडेट मतलब वो साफ कहते थे अपना कैंडिडेट खड़ा करके मेरा वोट काट लिया, ये बहाना भी नहीं चलेगा। और पांचवी सबसे अहम बात जो मैं 10 सेकंड में कह दूंगा, हरीश भाई साहब ने मुझे याद दिलाई, मेरे दिमाग में थी लेकिन इस वक्त मैं भूल गया था, कि उन्होंने कहा कि अंसारी ब्रदर्स, गुंडे, माफिया, बुलडोजर, ये यूएसपी है भाजपा की, यूएसपी उत्तर प्रदेश में जीतने की। लेकिन वो काम इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि अंसारी ब्रदर जो है उनका एक परिवार का, उनका जो राजकुमार है वो एनडीए के खेमे से है। कैसे कहेंगे कैसे कहेंगे भाई? और दारोमदार किसका है इस चुनाव में? राजभर जी का, और राजभर जी की पार्टी का हिस्सा है मुख्तार का बेटा। आप अब कैसे कहोगे गुंडों बदमाशों की बात? टेक्निकली फंस गया है पेज। ये भी इंटरेस्टिंग बात। हरीश जी 10 सेकंड, बस केवल 10 सेकंड, मैं खत्म करूंगा, आपसे ही खत्म करूंगा। इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा कि आप कैसे कहेंगे। आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, लेकिन फंस गए आप भी। नहीं देखिए, ओम प्रकाश राजभर कुछ भी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी थोड़े ओन कर लेगी उसको। उनके निजी संबंध हो सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी माफिया के साथ आप रहोगे और उस माफिया का दोस्त भी आपका दोस्त है तो आप उसको नहीं मानोगे? कहोगे भैया ठीक, नवेद सिक्को माफिया है, दुर्गेंद्र चौहान बहुत बड़े माफिया हैं और आप नवेद सिक्को के मित्र हैं तो आप वो नहीं करोगे?
ना बिल्कुल नहीं। अरे करना ही पड़ेगा, बुलडोजर तो आपके यहाँ भी चलेगा, अगर नियम संहित चलेगा तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मुख्तार के दोस्त के दोस्त सबके यहाँ बुलडोजर चला है। कानून के ऑफेंडर के यहाँ चलेगा, जो कानून का ऑफेंडर होगा उसके यहाँ चलेगा। मतलब इसका कोई पुख्ता जवाब हरीश जी है नहीं आपके पास कि भाई आप मेरा मुख्तार और तेरा मुख्तार, यही है बस मसला? नहीं ऐसा नहीं। चलिए शक्ति जी एक फाइनल कमेंट 5 सेकेंड में, शक्ति जी फाइनल कमेंट। शक्ति जी, तरह से जो स्थिति दिख रही है वहां पर ग्राउंड लेवल, मुकाबला तो बहुत कांटे का है। अब परिणाम आने के बाद उसका एनालिसिस जिस भी तरह से किया जाए बाद में, लेकिन अभी तो एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बहुत कांटे का है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया शक्ति जी, आपका बहुत शुक्रिया। नवेद भाई, हरीश जी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल यादव आपका भी, और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिकू ने 4-5 बातें बड़ी मजबूत कही हैं, और शायद जो मंथन का सार भी यही है। वो कह रहे हैं कि भाई जब माफिया के साथी का साथ लोगे तो कैसे कहोगे कि भाई हम बुलडोजर चला देंगे। मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है राजभर की पार्टी से, और राजभर एनडीए के सदस्य हैं, वो वहां प्रचार कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं, अपने को साबित करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से अखिलेश भी अब नहीं बच पाएंगे ये कहने से कि अगर हम भैया निकल जाते, अखिलेश के लोग उनको बचा नहीं पाएंगे, भैया निकल जाते तो हम जीत जाते, फतेह कर देते। और पिछड़ों को वो टिकट ना देके एक छत्री को दिया। बहुत सारे इस तरह के सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब भी इस चुनाव में मिल जाएंगे। यानी ये चुनाव अपने आप में बहुत सारे किंतु परंतु और भविष्य की जो उत्तर प्रदेश की कम से कम राजनीति है उसके बारे में एक सैंपल जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।